निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई हैं? देखो, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वंश भास्कर, राम रंजाट, धातु रूपावली, राज रूपक। दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका 2, 3 और 4। हाँ जी, आपकी इजाजत हो तो माताजी का कॉल आया है, मैं उठा लूं, क्योंकि तुम लोग भी ऐसी इमोजी लगा के रखते हो माँ के फोन के आगे। अब क्या है कि अब सच बता रहा हूँ, क्लास के चक्कर में पिछले 10 दिन से माताजी से बात नहीं हुई है। चलो तुम लोगों को आशीर्वाद दिलवाई देते हैं। हाँ माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहीं करो मदन सर। हम क्लास ले रहे हैं और बस बच्चों के लिए क्लास जारी है। आशीर्वाद दे दो इनको, आशीर्वाद दे दो, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आगे बढ़ नौ, जाओ। नौकरी लगा दो इनको। नौकरी लाग जाओ, आगे बढ़ो। हाँ, तो बस मैं भगवान खुश रखे। क्लास में ही हूँ। ला 8-10 दिन हुआ, आपको बात नहीं, माफ़ी चाहूँ। और बस बच्चों की हाँ, आज क्लास है, क्लास फ्री हो ना आपने पाँचों फ़ोन करूँ, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। खुश रहो बेटा, खुश रहो, ओ, आगे बढ़ो, ओके भगवान कृपा करे। ओके ओके, आशीर्वाद। हाँ थैंक हाँ, ठीक है। यू बच्चों। देखो, ओके रखूँ है ना? हाँ, रख दे। ओके। देखो भाई, क्या है कि अब माता तो मावड़ी होती है, कॉल पे कॉल कर, मतलब वैसे तो वो। ओके ओके, चलो आशीर्वाद दिलवा दिया आज तुम लोगों को। हमें भी ऐसे ही कहते थे बचपन में कि भाई नौकरी लग जाओ। माँ क्या है कि आशीर्वाद देते रहते, माँ का जीव ऐसा ही होता है। तुम लोगों की भी मम्मी है ना, टेंशन करते होंगे कि बच्चे की नौकरी लग के जल्दी घर आ जाए। हमने भी वो चीज सिचुएशन फेस की। छोटा भाई नौकरी लग गया, उसको एक से ज़्यादा नौकरी में सेलेक्ट करवाने के पीछे दिन रात एक किया, तब जाके उसको फ्री कर रखा था कि भाई तू पढ़ ले। तो उसने रिजल्ट दिया। अपने घर में माता पिता भाई बहन जो भी आपको सपोर्ट करे, तो आप घर वालों को विश्वास दिलाए कि ज़रूर मैं नौकरी लग के आऊँगा या लग के आऊँगी। तो माता जी को प्रणाम, आपका पहुँच गया है और माता जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। मेरी माँ आज खुश है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि मदन सर की मम्मी। तो वो मेरे को वापस आके कहते हैं कि मुझे लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छी बात है ये तो आपके लिए। चलो ठीक है। चलो, तो तुम लोग भी खुश हो ना? माता जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब तो चलो आगे। तो क्या है कि पिछले 10-15 दिन से मैं कॉल पे तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोग मेरे दिल के सबसे करीब हो। सच बताऊं कि मैं इनका टाइम खाता हूं, मेरे पेरेंट्स का। मैं कई बार होता है 10-10 दिन तक बात नहीं कर पाता। ये कोई कहने की बात नहीं है, मतलब हकीकत है कि मैं किसी से बात नहीं करता जब पढ़ाता रहता हूँ उस समय। तो होता है कई बार, ठीक है। तो राजरूपक है वो वीर भाण की रचना है। किसकी है? तो चलो, अब आ ही गया तो तुम लोगों को भी आशीर्वाद मिल गया। चलो, 1, 2 और 3, वंश भास्कर, राम रंजाट, धातु रूपावली, ये इनके ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिएगा इनकी रचनाओं में छंद मयूक, राम रंजाट छंद मयूक भी इनकी रचना है। छंद मयूक, राम रंजाट, धातु रूपावली, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास। वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? अपने सूर्यमल जी मिश्रण की रचनाएं हैं। और धातु रूपावली, वंश भास्कर, राम रंजाट, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन राज रूपक है वो वीर भाण की रचना है। ये आप लोगों को इसके साथ याद करना है। विश्व धरोहर स्थल जिसका नाम है वो आपका रामगढ़ क्रेटर है। रामगढ़ क्रेटर है वो आपका कहां पर स्थित है? ये आपका रामगढ़ क्रेटर है आपका बारां जिले के अंदर है ना। रामगढ़ क्रेटर है आपको बारां जिले के अंदर। काफी पहले यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था, मिलियन ईयर एगो की बातें हैं। तो रामगढ़, इसे भू विरासत स्थल की भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? देखो, जसनातियों की कुछ पीठ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना। जसनातियों की कुछ पीठे हैं, 5 पीठे हैं जसनातियों की। हम बात करें तो जसनातियों की, जसनाती संप्रदाय जैसे हम बात करें तो बीकानेर का कतरियासर वहां की है। बीकानेर का प्रमुख पीठ तो इनकी है कतरियासर के अंदर। कतरियासर में प्रमुख पीठ है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो ताकि मैं भी तुम लोगों के कमेंट देख देख के बीच में खुश हो जाऊं कि तुम लोग सही से चल रहे हो। ओके,
थैंक यू भाई, धन्यवाद अजय। आगे बढ़ो। यहाँ देखो लालासर है, ये तो आपके जाम्बोजी से संबंधित है ना। लालासर तो है आपके जाम्बोजी भगवान से, विष्णु ही संप्रदाय है ना, जाम्बोजी भगवान जाम्बोजी निर्गुण संप्रदाय के। तो पांचला है, बमलू है, और आपकी मालासर है, मालासर है, लिखमादेसर है, पुंद्रासर है, पुंद्रासर। ये मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं कि ये सारी बीकानेर के अंदर है। पांचला है वो आपकी नागौर के अंदर है, लिखमादेसर हो गई वो आपकी बीकानेर के अंदर है, लिखमादेसर। और मैं फिर से कह रहा हूं ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। जसनाती संप्रदाय अपने पश्चिमी राजस्थान बीकानेर, कतरियासर जहां का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, ये 4 पीठ तो इनकी बीकानेर के अंदर है जसनातियों की, ठीक है गुरुजी। अब पांचला जो पीठ है वो नागौर के अंदर है, ये नागौर के अंदर है। तो बताओ ये पांचों ही जो पीठ है वो किसकी हो गई, आपके जसनातियों की हो गई। और ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है, ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है। गुरुजी सायरा मूवी देखी, अरे रमेश मैंने सांस लेने टाइम नहीं है, मैंने ध्यान नहीं है कि तुम कह रही हो कि सायरा मूवी है, क्या नाम पता नहीं, सैयारा है कि सायरा है कि मूवी आई है। तो मूवी मैं देखने बहुत कम जाता हूँ, जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। और अगर ये होती है छोटी मोटी प्रेम कहानियों की तो वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाता हूँ, ठीक है। कोई अच्छी ऐतिहासिक हो तो कभी कभार चला जाता हूँ 4-6 महीने में एक बार, बाकी मैं इतना कोई वो ठीक है नहीं देखता। तुम लोग मूवी मत करो, मूवी एक ही है बस, एग्जाम में सिलेक्शन, बातें आती है तुमको। कतरियासर इनकी प्रमुख पीठ है। जसनातियों की उप पीठें हैं 5, कितनी है 5, भाई संख्या याद कर लेना, टोटल 5 है संख्या। अगला प्रश्न, चार बैंत। चार बैंत राजस्थान के किस क्षेत्र का, चार बैंत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है। देखो राजस्थान के लोक नाट्यों की जब हम बात करते हैं, राजस्थान के लोक नाट्यों की जब हम बात करते हैं तो एक आपका चार बैंत आता है जो कि टोंक के नवाब, जो यहां पर जो है नवाबों की मुस्लिम रियासत एकमात्र जिसकी हम बात करें, करीम खान निहंग है ना, फैजुल्ला, नवाब अब्दुल फैजुल्ला के टाइम में करीम खान निहंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। करीम खान निहंग इसके प्रवर्तक हैं। तो कई बार परीक्षा में इसका सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ इसके प्रवर्तक कौन थे। फैजुल्ला खां के समय नवाब कौन था, फैजुल्ला खां नवाब हुआ करता था टोंक का। उसके समय में अपने टोंक के अंदर एक चार बैंत लोकनाट्य शैली का प्रचलन हुआ था। और इस लोकनाट्य शैली की हम बात करें, मूल रूप से अफगानिस्तान की ये लोक शैली है, याद करना। चार बैंत जो है मूल रूप से अफगानिस्तान की है, कहां की है, अफगानिस्तान की है। तो अफगानिस्तान की है तो इसको किस भाषा में पेश किया जाता है, पश्तो भाषा में। पश्तो भाषा में इसकी क्या की जाती है, प्रस्तुति की जाती है। ये अफगानियों की बोली है। तो अफगानिस्तान रूप से ना, मूल कहां की है, मूल तो आपकी अफगानिस्तान की। और टोंक में इसकी शुरुआत किसने की, करीम खान निहंग ने। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है, लोकनाट्य है। अगला प्रश्न है आपका घग्गर नदी। अब घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है। दिए गए विकल्पों में सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो बताओ, पशु परिचय वाले पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अब हम बात करें घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, ये हो गया आपका भटनेर का किला। राजा भूपत के द्वारा बनाया गया था, है ना, भूपत के द्वारा बनाया गया था 3rd शताब्दी के अंदर, 3री सदी के अंदर इसका निर्माण किया, 275-85 के आसपास। सर्वाधिक प्राचीन किला है राजस्थान का। सबसे पुराना किला अगर कोई कहे, सबसे सर्वाधिक पुराना किला। अब एक प्रश्न ये आता है कि इसका भाई उपनाम क्या है। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, इसका उपनाम क्या है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी के ऊपर हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसके ऊपर हुए हैं, है ना। भटनेर का किला, बीकानेर वालों ने हमला किया था, है ना, तब इसका नामकरण है। वो पहले हनुमानगढ़ का किला हुआ करता था, फिर भटनेर के किले का नाम हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। हनुमान जी की वार मंगलवार के दिन विजय हुई थी इसलिए। तो ये भी इसके साथ साथ आपको याद रखना है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। इसका जो शिल्पी है उसका नाम है कैकेय्या। कैकेय्या इसका क्या हो जाता है, शिल्पी, यानी कि जो वास्तुकार है इस दुर्ग का, जो वास्तुकार है उसका नाम क्या हो गया, कैकेय्या हो गया। और ये दुर्ग है वो आपका धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, भटनेर का किला आपके धानवन श्रेणी। अब धानवन की बात करें
तो कौन सी श्रेणी हो जाती है? देखो, धानवन श्रेणी जो मरुस्थल के अंदर, धोरों के अंदर स्थित है ना, ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा ट्रिक से याद करो। मरुस्थल के अंदर, जो रेगिस्तान के अंदर स्थित हो, उसे हम मरुस्थल या मरुस्थान या मरुस्थल के अंदर स्थित हो, उसे कहेंगे धानवन श्रेणी का दुर्ग। तो सीधा सीधा दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हुआ, ये बताओ, ठीक है। ओके, तो ये बटनेर का किला है, बाकी तो आपके सब जयपुर के किले हैं, ठीक है, सीधी सीधी सिंपल सी बात है, बाकी सब आपके जयपुर के किले। उत्तरी भट्ट किवाड़ इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं? उत्तरी भट्ट किवाड़। उत्तरी भट्ट किवाड़ ये इसका उपनाम है, ये इसका उपनाम है उत्तरी भट्ट किवाड़। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। राजस्थान के अंदर 3 ब्रह्म मंदिर है, एक पुष्कर अजमेर में हो गया, एक आपका हो गया छींच बांसवाड़ा के अंदर। छींच कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। और एक हो गया आपका आसोतरा के अंदर, और आसोतरा जो है वो आपके बालोतरा जिले के अंदर है। आसोतरा कहां पर हो गया? बालोतरा जिला, ठीक है। और बालोतरा वाला तो संत खेतेश्वर जी ने बनाया था, और छींच बांसवाड़ा वाला वहां पर एक छोटा सा मंदिर है, और मैन यहां पर आपका पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है ब्रह्मा जी का ये मंदिर। लो जी, कर लो याद, इंपॉर्टेंट है। भगवान सूर्य देवता को जूते पहने हुए दिखाया गया यहां पर, है ना। तो यहां पर सूर्य भगवान की फोटो, ये मूर्ति भी लगी है, ठीक है। ये लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, ठीक है। तो सूर्य भगवान की जूते पहने हुए मूर्ति भी है, और नीले कलर का है ये, ठीक है। कलर इसका कैसा हो गया? तो आपका रंग है वो आपका नीला हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप ब्रह्मा मंदिर के संबंध में। अगला देखो, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? निम्नलिखित में से सबसे बेस्ट विकल्प आपको बताना है। रसिया है कि मायरो है कि बदाओ है कि तोरण है? ये सब तो आपके विवाह से संबंधित गीत हैं, ठीक है गुरुजी, ये तो विवाह के गीत हो गए। लेकिन जो रसिया गीत है, बम रसिया है, हम जब इनकी बात करें, हाँ जी, गोकुल चंद्र पारिक और गुरु शंकराचार्य, थोड़ा सा इस बारे में, हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है। गोकुल चंद्र पारिक ने इसको वर्तमान रूप दिया, थोड़ा सा मैं लिखवाना भूल गया था। गोकुल चंद्र पारिक ने इसको वर्तमान रूप दिया, वर्तमान रूप दिया, और स्थापना शंकराचार्य के समय में, ठीक है, शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा यहां पर इसकी जो है स्थापना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। फिर है रसिया गीत या बम रसिया, जिसे हम कहते हैं। फाल्गुन के महीने में पूर्वी राजस्थान में, विशेष रूप से मेवात सेक्टर के अंदर, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से मेवात सेक्टर की हम बात करें तो आपके मेवात में, यानी विशेष रूप से आपका भरतपुर जिला, और फाल्गुन के महीने में फसल के आगमन पर, फाल्गुन के महीने में नई फसल के लिए जो आपका गीत गाया जाता है नगाड़े के साथ में, गीत बम, बम यानी नगाड़ा, रसिया गीत, तो बम रसिया हो गया। तो ये आप लोगों को इसके संबंध में याद रखना, भरतपुर का डांस है ये, ठीक है। हाँ, शेखावाटी का अलग से बताएंगे आगे जैसे ही आएगा तब। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आपका कैला देवी मंदिर। कैला देवी मंदिर जो है आपका, जो कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। अब कैला, कई बार ऐसा ऑप्शन देकर के बच्चे को डराया जाता है, और भाई सबसे उपयुक्त मतलब नहीं, यही होता है आपका लांगुरिया गीत है, सीधा सीधा हाथ जाता है। लांगुरिया गीत है मीणाओं के द्वारा विशेष रूप से, और भगवान हनुमान जी और उनकी माता अंजना देवी, माता अंजना, अंजना माता को, मतलब कैला देवी को अंजना माता का रूप माना गया है। और ये जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, एक लक्की मेला है, इसको भी हम लक्की मेला कहेंगे। चैत्र शुक्ल अष्टमी लक्की मेला, इस समय आयोजित होने वाला लक्की मेला, ये इनके संबंध में आप लोगों को याद रखना है। लांगुरिया गीत है विशेष रूप से मीणा जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है, मीणाओं के द्वारा लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य भी यहाँ पर आपका बड़ा फेमस है। करौली का, करौली जिला नहीं लिखा इन्होंने, लिख लेते हैं करौली का। अगला देखो
हाँ जी, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? नीचे बैठ करके की गई मुद्रा के अंदर आपका कौन सा नृत्य है? दिए गए विकल्प में आपको बताना है। भवाई है जो एक मटका नृत्य कहलाता है। इसमें क्या होता है, सिर पर मटके धारण किए जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक मटका नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य तो बैठ कर किया जाता है। 13 मंजीरे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कौन सी जाति? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये रामदेव जी की आराधना में, है ना, किसकी आराधना में? रामदेव जी की आराधना के अंदर। और इस 13 ताली नृत्य के अंदर 13 मंजीरे होते हैं, ठीक है। 9 तो पांव में और 4 हैं वो दोनों हाथों में, कोहनी पे और हाथ में। तो इस प्रकार से 13 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे। और 9 मंजीरे तो आपके दाएं पैर में बांधे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। रामदेव जी की आराधना में आपका 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। इनके कलाकारों का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके कलाकार कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट कलाकार तो है मांगी बाई, ठीक है। पदराला गांव आपके याद रखना। मांगी बाई की बात करें विशेष रूप से पाली, विशेष रूप से पदराला, पाली, मांगी बाई, मांगी बाई, पदराला, पाली इनकी विशेष कलाकार हैं। और अन्य कलाकारों के अंदर नाम लिखो, मोहनी और नारायण, मोहनी और इसके साथ साथ आपका नारायण। तो रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। अब हम बात करें गौरी वगैरह हो गया, गौरी है तो मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का डांस हो गया, जिसे राई नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य हो गया। और भीलों से संबंधित हो गया मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और बम रसिया हो गया तो मेवात क्षेत्र के अंदर, अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर मेवात क्षेत्र में बम यानी नगाड़े के साथ में रसिया गीत गाते हुए जो डांस किया जाता है वो बम रसिया हो गया। और भवाई की बात करें तो गुजरात से आया है, विशेष रूप से मटका नृत्य है और ये मेवाड़ में किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, आवाज बढ़ाओ। आवाज तो कैसे बढ़ाओ भाई, आवाज तो देखो 13, हाँ 13 मंजिल बिल्कुल। गर्ग बच्चे, सुमित्रा बच्चे, ठीक है। 9 मंजिल दाएं पैर पे होते हैं, 4 मंजिल है वो दोनों हाथों में होती है। कोहनी पे, दोनों कोहनियों में एक एक होता है, 2 ये और 2 हाथों में 4 हो गए, ठीक है। तो आवाज तो अपने फोन की बढ़ा लीजिए आप लोग, है ना, बड़े विचित्र कमेंट करते हैं। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। तुम लोगों को अच्छा लगा ना? आज पीवाईक्यू की इतनी शानदार क्लास हो रही है कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के वो सारे के सारे प्रश्न जो मैंने पिछली क्लास में 1.5 मिलियन की जो क्लास थी उसके आगे जितने भी पेपर हुए ना वो सब आज की क्लास में करवा दिए। अगली कब कराओगे सर? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद जब 1 मिलियन हो जाएगा चैनल, उस समय हम अभी खूब सारे पेपर आयोजित होंगे, पटवारी के, वीडियो के, लैब असिस्टेंट के और रीट वगैरह के, वो सब एक साथ कराऊंगा फिर, ठीक है। तब तक तुम्हारा नया सीईटी भी आ जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि इस साल ही नौकरी लग जाए 4th ग्रेड के अंदर, 55,000 के अंदर। 4th ग्रेड होगा 4-5 शिफ्ट में, तो चलो उसके भी करवाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ना हो बस, मां सरस्वती से यही प्रार्थना है। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत नहीं है? दिए गए ऑप्शन में मुस्लिम सूफी संत के बारे में प्रश्न है, दिए गए विकल्प में सबसे सटीक उत्तर बताना है। तो ये सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, हालांकि लेवल पशु परिचर का इसलिए थोड़ा सरल आए थे, अपने को उसमें ज्यादा फंसना नहीं है। बस याद करो, बाबा फरीद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है अजमेर, और अमीर खुसरो है, ये इसका नाम। आगे यहाँ पर दादूपंथी, राजस्थान के कबीर जिन्हें हम कहते हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। राजस्थान के कबीर किसको कहा जाता है? अलख दरीबा क्या है? अलख दरीबा, तो अलख दरीबा इनका क्या है? सत्संग स्थल है, जहां पर दादूपंथी बैठ करके भजन वगैरह गाते हैं ना, तो ये सत्संग स्थल है। सत्संग स्थल, गई मैं तो सत्संग में, सांवरियो भिंगोई मने गहरे गहरे रंग में। तो सत्संग ये पूजा स्थल हो गया, अलख दरीबा हो गया। इसके साथ पीठ इनकी बात करें, प्रमुख पीठ, तो ये नरैना या नारायणा है, जो कि आपकी जयपुर में है। नरैना या नारायणा है, जो कि आपकी कहां पर है? जयपुर में है।
और राजस्थान के कबीर हैं, अहमदाबाद में आपका जन्म होता है। ये भी परीक्षा में प्रश्न आया, अकबर के समकालीन है, ठीक है, अकबर के समकालीन है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर आपका जन्म होता है, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा के अंदर। अहमदाबाद गुजरात में आपका क्या होता है, जन्म होता है। अब लो ये प्रश्न भी आ गया। और फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की अकबर से, ये कथन में दिए गए प्रश्न है और आगामी परीक्षा में फिर से दिए जाएंगे कथन में कि बताओ इनके संबंध में, दादू जी के संबंध। अभी तो और लिखूंगा दादू जी के, दादू पंथियों के जो पीठ है ना, 6 पीठ है, वो भी लिखूंगा। आगे और प्रश्न आएगा, एक साथ लिखूंगा तुम बोर हो जाओगे गुरुजी इतना क्या लिखा रहे हो। तो अभी जैसे जैसे आते जाएंगे हम आगे और बात करते जाएंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न आता है कि दादू पंथ जो इन्होंने चलाया था वो कैसा पंथ है। तो दादू पंथ एक निर्गुण पंथ है, जिसकी हम आगे बात करेंगे अच्छे से। जितने भी संप्रदाय हैं उनके अंदर दादू है, बिश्नोई है, ये सब निर्गुण है ना, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये प्रश्न है ना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और पिछले काफी टाइम से। संतों का जीवन इतिहास, देखो इसकी विशेषता पढ़ो तुम। ये PYQ है, इसको मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, तुम लोगों को कह रहा हूं पूरी क्लास लाइव देखनी है, ठीक है। कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है। किसके नाम से जाना जाता है संतों का जीवन जो पद्यबद्ध रचना है। संतों का जीवन जो पद्यबद्ध रचनाएं जो होती है, संतों का जो जीवन है वो पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में, नहीं कविता के रूप में होता है, वो पर्ची कहलाता है। पारची या पर्ची, पर्ची ही सही उपयुक्त विकल्प है, यहां पर पर्ची होता है। जमाल की बात करें गुरुजी, जमाल क्या है, ये एक मात्रिक छंद होता है, लिख लो। अब ऑप्शन में आया है तो इसका नया प्रश्न बनाएगा, अधीनस्थ बोर्ड के पास क्वेश्चन नहीं है, नहीं इसी में से बनाएंगे। एक मात्रिक छंद है जो पद्य में लिखा जाता है, जैसे राव इंद्र सिंह रा जमाल। ऑप्शन उदाहरण की बात करें, इंद्र सिंह रा जमाल। अब आपसे कई बार रचना के बारे में पूछ ले कि इससे संबंधित रचना कौन सी है, बताओ दिए गए ऑप्शन में। अब तुम्हें क्या पता कि इंद्र सिंह की भी है। वचनिका की बात करें, तुकांत गद्य पद्य रचना है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुकांत गद्य पद्य रचना मतलब इसके अंदर अचलदास खींची की वचनिका आप पढ़ते हो, वचनिका के अंदर बहुत फेमस है अचलदास खींची की वचनिका, शिवदास गार्डन, वो प्रश्न हर बार आता है, आगे आ ही जाएगा। वचनिका में गद्य भी होता है पद्य भी होता है। लो इतनी प्यारी प्यारी विशेषताएं, इतनी प्यारी प्यारी विशेषताएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। सीधा सीधा प्रश्न आ रहा है, झूलने की बात हो रही है तो ये क्या है, अमर सिंह, गज सिंह, इनके झूलने बड़े फेमस है। अमर सिंह, गज सिंह रा झूलना। तो अब क्या है कि ये तो क्या हो गया, इतिहास परक है, राजे महाराजाओं के जीवन से संबंधित कुछ पद्यबद्ध रचनाएं, झूलना है। और धमाल नहीं है, ये जमाल है। एक बच्चा कमेंट करा धमाल, अरे धमाल तो होली के गीत है ना। धमाल, धान्यो नाचे, धान्यो कूदे, धान्यो करे धमाल, तो जो कहते ना सेटिस्फाइड पर्सन होता है ना, उसकी बात हो रही है। धमाल तो होली के गीत है, ये होली गीत है, लेकिन जमाल अलग है। और जमाल है वो मात्रिक छंद होता है। अब ऐसे एक एक ऑप्शन को मैंने खोल दिया है। अधीनस्थ बोर्ड और RPSC इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग कहीं भी है ना अटकोगे नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली आभूषण पहना जाता है। तो हंसली है, हमेल है, हंसली, हमेल, जावटी। एक बड़ा आदमी जा रहा था ट्रेन से, है ना, और उसके 2 पत्नियां थी, गले पड़ गई थी। एक का नाम था तुलसी, एक का नाम था चंपागली। चंपागली तुलसी उसके गले पड़ गई। उतनी देर में जो है 5 चोरों की मंडली आई, तो पंच लड़ी, है ना, पंच लड़ी हो गया। 5 चोरों, है ना, चोरों ने लूट मार कर ली, उनके हार, तमड़ियां, थमड़ियां, सारे आभूषण उनके चुरा लिए और चोरी करके भाग गए। उतनी देर में पुलिस आ गई और लोगों ने मिलकर के खूब सारी गालियां दी उन चोरों को, खूंगाली खूंगाली। उतने में चंपागली और तुलसी हंस के बोली, हमें तो और चाहिए। क्या चाहिए और,
कि मुझे तो ऐसा है कि पतिदेव मुझे तो आप है ना नेकलेस ला के दे दो, ठीक है, नेकलेस दे दो, हार दे दो, माला दे दो, कुछ भी दे दो, पहन लूंगी। तो ये वो वाली बात है, ठीक है। ये गले के आभूषण जितने भी है गले पड़ गई तुलसी और चंपा गले, ठीक है। हाँ जी, ये गर्दन के। एक बच्चा कह रहा है हंसली, बच्चे की हंसली प्रॉब्लम चाइल्ड एज में होती, वो तो अलग है, छोटा उम्र होता है उसका, बच्चे का जो है हंसली वो अलग है, गले की प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। तो ये आभूषण है कुछ, है ना, गले के आभूषण। अब वो तो क्या है कि 150 से ज्यादा आभूषण हो गए, याद कैसे करें, तो उसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है मेरी, कभी यूट्यूब पे थ्योरी क्लास लूंगा मैं। राजस्थान चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण, देखो राजस्थान की भाषाओं का वर्गीकरण भी याद रखना, और जो है चित्रकला के बारे में बात हो रही है कि राजस्थान की जो पेंटिंग है उसका पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राजस्थान की जो है पेंटिंग के बारे में प्रश्न था, चित्रकला का जो पहला वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ब्राउन है, विजय कुमार है, कि आर के कुमार स्वामी या राय कृष्णदास, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी, आनंद, ये आनंद कुमार स्वामी होगा, आनंद कैंटिस नहीं, आनंद कुमार स्वामी ने कब किया था इसका ये वर्गीकरण। ये आपकी राजस्थानी इनकी किताब है 1916 में राजपूत पेंटिंग के अंदर, लिखो 1916 में इनकी एक बुक है, नाम याद करना, राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स। इस राजपूत पेंटिंग बुक के अंदर 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहली बार राजस्थान की चित्रकला शैली का जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अच्छा प्रश्न है, कई बार आता है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 के अंदर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। अब ये दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं, इनको आप एक मत कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बछावतों की हवेली कौन से शहर में स्थित है। तो बच्चे को पसंद है बीकाजी भुजिया, बच्चा है वो बीकाजी भुजिया खाना पसंद करता है। मूतों की हवेली, बछावतों की हवेली लिखेगा। करण सिंह बछावत के द्वारा 1593 ईस्वी में, 1593 ईस्वी में करण सिंह बछावत ने इसका निर्माण करवाया था। करण सिंह बछावत ने 1593 में बछावतों की हवेली का निर्माण कराया। अब परीक्षा में प्रश्न आएगा बीकानेर की हवेलियां कौन कौन से, मूतों की हवेली है, बछावतों की हवेली है, ये सारी की सारी है। तो बीकानेर की अन्य हवेलियों के बारे में आप लोगों को लिखा देता हूं। हवेलियां सेठों साहूकारों के द्वारा बनाई गई थी। तो हवेलियां विशेष रूप से पत्थर का काम, हम बात करें अन्य हवेलियों के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान की हवेलियां हैं उसके ऊपर पत्थर का काम बड़ा अच्छा किया गया है, पत्थर का काम अच्छा किया गया। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वहां पर भित्ति चित्रकला, और उस भित्ति चित्रकला का एक नाम मिलता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कैसी पेंटिंग, बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन आता है। शेखावाटी की हवेली के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। शेखावाटी की हवेलियां, शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो आपकी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। ओपन रॉक पेंटिंग है ना, ये आपकी भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है, भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है। और पत्थर के विशेष रूप से जालीदार काम, जालीदार पत्थर के वर्क जो है वो आपके बीकानेर के बाद के पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर वगैरह इनकी हवेलियों के लिए, ठीक है। ओके, चलो याद रखिएगा इस बारे में, कई सारे अच्छे प्रश्न हैं। बीकानेर की हवेलियों के अंदर लिखिएगा रामपुरिया, मोता और शेठियां। रामपुरिया, रामपुरिया हवेली, मूतों की हवेली, मूतों की हवेली, शेठिया की हवेली या शेठिया हवेली, बछावतों की हवेली, मूतों की हवेली, शेठिया की हवेली। तो सेठ के बच्चे को बीकाजी भुजिया पसंद है, बच्चा बीकानेर का बीकाजी भुजिया याद रह जाएगा। थोड़ा दिमाग में इस बात को सेट करो। हाँ, भित्ति चित्रों के लिए ओपन आर्ट गैलरी, जिसे हम कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी
इस नाम से शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। वहां पर भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। उसके प्रश्न मैंने पिछले 12 घंटे वाली क्लास में खूब कराए थे। तो दो जो 12-12 घंटे की क्लास है वो पीडीएफ दोनों एक साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, एक साथ ही आपको 3000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो करके चले जाते हो तो सारे प्रश्न उसमें से आ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर आपका बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेपवेल यानी कि बावड़ियों का शहर कहलाता है? देखो बावड़ियों का शहर आपका कौन सा हो गया? बूंदी हो गया। बावड़ियों का शहर कौन सा हो गया? बूंदी। यहां पर जो है रानी जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है। लिखो इसमें रानी जी की, काका जी की, कल्ला की बावड़ी। लिखो कल्ला बावड़ी, कल्ला बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी या काकी जी की बावड़ी, काकी जी बावड़ी। ये प्रश्न आता है सीधा सीधा परीक्षा के अंदर। ये सारे के सारे आपके कहां पर स्थित है? बूंदी शहर के अंदर। और रानी जी की बावड़ी वाला प्रश्न तो कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है ना। रानी जी की बावड़ी वाला प्रश्न तो ज्यादा ही पूछा जाता है। रानी जी की बावड़ी की बात करें तो रानी नाथावती के द्वारा, अनिरुद्ध की पत्नी थी रानी नाथावती, रानी नाथावती जो कि राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, अनिरुद्ध की रानी। तो उसके द्वारा, रानी नाथावती के द्वारा रानी जी की बावड़ी करवाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काका जी कह दो, इसको काकी जी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अगला देखो। हाँ जी, बावड़ियां हो गई। आगे और बात करेंगे। डूंगरपुर वगैरह ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, चलो इसको याद रखिएगा। ओके 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 ओके। राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन लावे। तुम लोग चिंता ही मत करो, तुम तो इसी तरह लाइव बने रहो। मैंने लगातार ये क्लासेज आपके लिए, मैं बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। अभी देखा होगा तुमने, मम्मी का फोन आया 10-15 दिन बाद में, डांट देते मेरे को अभी तो। ठीक है, मैंने बोल दिया चुपके से, उनका क्लास में हूँ, इज्जत रह गई मेरी। वरना बोलते तेरे को मेरी याद नहीं आती क्या, फोन नहीं करता टाइम पे। उनको कौन समझाएगी इतनी क्लासेज होती है ये वो। उनके लिए तो वो उनका बेटा ही है आज भी। ठीक है, उनको नहीं पता कि मैं 15-18 घंटे बिजी रहता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है ना? ये आपके शिवचंद्र भरतिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शिवचंद्र जी भरतिया के द्वारा राजस्थानी साहित्य के अंदर आधुनिक राजस्थान का बात करें, आधुनिक राजस्थानी साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, आधुनिक राजस्थानी साहित्य के अंदर जो यहां पर जो पहला फर्स्ट नाटक लिखा गया था वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट कहानी लिखी गई थी वो भी शिवचंद्र जी भरतिया के द्वारा। और पहला जो उपन्यास लिखा गया था वो भी शिवचंद्र जी भरतिया के द्वारा ही लिखा गया था। अब थोड़ा सा दिमाग में इस बात को सेट करके रखना। यहां पर पहला जो नाटक है वो आपका कनक नाटक कौन सा हो गया? कहानी जो है वो विश्रांत प्रवास की है। कहानी का नाम है विश्रांत प्रवास, शिवचंद्र भरतिया की। अभी याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही। शिवचंद्र भरतिया की कहानी है विश्रांत प्रवास। उपन्यास है वो कनक सुंदर है, कनक सुंदर है। और नाटक है वो केसर विलास है। ये आपको याद रखना है कि इनके जो नाटक का नाम है वो है आपका केसर विलास। गुरुजी हमें इतना कैसे याद रहेगा? आप तो याद करके आगे, हमें कैसे याद रहेगा? देखो भाई सीधी सी बात है, जैसे मेरी मम्मी मेरे को डांटती है ना, वैसे तो ये दूध में केसर मिला के दे बेटा पी ले, नाटक कर, नाटक मत कर थप्पड़ पड़ जाएगी। नाटक केसर याद रह जाएगा। कहानी, गुरुजी कहानी तो रेस्ट करते करते सुनने में बड़ा मजा आता है। और आप मुझे कहानी सुना दो, मुझे एक पलक नींद आ जाएगी लाइब्रेरी में बैठे बैठे। तो कहानी हमेशा विश्राम के टाइम में सुनाई जाती है। और दूसरी एक है आपका राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास। और राजस्थानी भाषा के पहले उपन्यास की जब हम बात करते हैं ना, इधर आओ गुरुजी मुझे बुला रहे, अरे हाँ तुमको ही बुला रहा हूं, इधर आओ। उप मतलब नजदीक। और गुरु के नजदीक बैठ करके जो शिक्षा अर्जित करता है वो उपनिषद का जो हम बात करते हैं, उपनिषदों के अंदर ज्ञान लिखा गया था कि गुरु के पास में बैठकर निष्ठापूर्वक जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो उपनिषद में लिखा गया है। उप का मतलब होता है नजदीक। और तुम गुरु के नजदीक रहोगे तो क्या बन जाओगे रे? गुरुजी हम सोना बन जाएंगे, सोना।
कनक कनकते मादकता 100 गुनी अधिका ई पाए बोराय उ खाए बोराय। कनक मतलब सोना, सोना बन जाओगे, गुरु जी के नजदीक रहोगे, मैराथन देखते रहोगे। नजदीक आना। उप मतलब उपन्यास, कनक मतलब सोना, कहानी, विश्रांत, नाटक, केसर। अब याद हुआ कि नहीं भाई, ये बता दो पहले तो। अच्छा, आपकी क्लास देखने के लिए मैं गए ही नहीं, आज मिस कर दिया कोचिंग को। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये याद हो गया तो एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो कि यस सर याद हो गया। याद हो गया? ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। विजय दान जी देथा और मेघराज मुकुल वगैरह इन सब की रचनाएं आगे आएगी, मैं और बता दूंगा, ठीक है। याद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर, हम यूपी वालों को, तुम यूपी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, यूपी वाले भैया, तो हमको भी उत्तर प्रदेश का इतिहास हिस्ट्री समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। होता है, अलग स्टेट की हिस्ट्री कल्चर वगैरह पढ़ते हो, कोई नहीं, आप प्रयास करे हुए अच्छी बात है। एक तार वाला, देखो एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुन और राग पैदा कर सकता है, क्या कहलाता है? एक तार है तो खड़नाल, पुंगी, रावण तत्व होगा नहीं, वो एक तार वाला है तो एक तारा एक तत्व वाद्य यंत्र के अंदर आएगा। खड़नाल है, पुंगी है, रावणता मैंने बता दिए, तत् है, सुशिर है और घन वाद्य यंत्र है। राजस्थान के अंदर आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला दिए गए में से आदिवासी समाज का सबसे बड़ा आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम, ये आप लोगों को यहां पर विशेष विशेष इसके अंदर याद रखना है कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का मेले के नाम से इसको जाना जाता है। लिखिएगा इसके अंदर अगला प्रश्न, कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर, है ना। माघ पूर्णिमा के अवसर पर नवा टापरा गांव है, वहां पर नवा टापरा, कैसा टापरा? नवा टापरा। और ये नवा टापरा गांव कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। नवा टापरा गांव आपका डूंगरपुर, और यहीं पर होता है सोम माही और जाखम का संगम। सोम माही और आपके जाखम का संगम होता है, तीनों नदियों के संगम पर आपके नवा टापरा। संत माव जी की तपोस्थली है ना, लिखो संत माव जी की तपोस्थली। माव जी को कहते हैं वागड़ का धनी, माव जी की तपोस्थली, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा था। और इनके संबंध में हम बात करें, आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर कहलाता है। ये लिखो, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासी कुंभ कहते हैं, आदिवासी कुंभ कहलाता है। और वागड़ का पुष्कर, वागड़ का पुष्कर, अरे भले मानुस तो क्यों जावे काशीर पुष्कर, पहले माँ बाप ने तो खुश कर खुश कर। याद हो गया। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहां पर, लिखो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहीं पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारे फैक्ट किसके संबंध में। अब कपिल मुनि का जो मेला है वो कौलायत में बढ़ता है, और कौलायत आपके कहां पर? बीकानेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान महोत्सव आपके। महावीर जी मेला है तो वो आपके करौली का है, महावीर जी मेला करौली का, कैला देवी वाला करौली का है, मैंने बता दिए। ये सारे डाटा आप लोग याद रखना। अब ये देखो प्रश्न वापस आया कि नहीं आया, तो ऐसे प्रश्न क्या है, रिपीट होते हैं। सब कुछ ओके है ना? ओके ओके ओके, सब बढ़िया, ओके ओके भाई, ठीक है। तुम लोग कमेंट देखते रहता हूँ बीच बीच में, बड़ी क्लास में क्या पता कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे डर लगता है कि इतनी मेहनत करता हूँ, है ना, दिक्कत ना हो जाए कुछ। अब देखो, जयपुर के निकट आपका भावगढ़ बंदिया गांव है ना, ये आपके कौन सा मेला लगता है? यहां पर खलकाणी माता का मेला लगता है, गर्दव मेला। माता का नाम याद रखना, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। और शीतला अष्टमी मेला वगैरह ये आपके चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, है ना, शीतला अष्टमी, शीतला माता का मेला। करणी माता मेला देशनोक के अंदर हो गया, करणी माता मेला हो गया ये आपका देशनोक, ये बीकानेर के अंदर, ठीक है। आगे माता जी के संबंधित प्रश्न और आएंगे।
राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान, अमर सिंह, गज सिंह, सांगा, या आपके ये तो सीधे से सांगा हो गया, इसके अंदर आंसर क्या हो गया? राणा सांगा हो गया। ठीक है, या अमर सिंह राठौड़, क्या पढ़ोगे इसको बताओ? बहादुरी, बलिदान, आत्मसम्मान, सांगा या फिर अमर सिंह राठौड़? अमर सिंह राठौड़ इसके अंदर करना, अमर सिंह राठौड़। पहला सा आंसर क्या होगा इसका? आगे इसका आंसर हो गया आपके अमर सिंह राठौड़। कटार का धनी, गज सिंह का बेटा, आत्मसम्मान के लिए लड़े थे ना वो, हम बात करते हैं, हाँ जी, खुद के आत्मसम्मान की, ठीक है, सम्मान के लिए। तो कटार का धनी, और इन्हें कहेंगे हम गज सिंह का बड़ा बेटा, गज सिंह फर्स्ट का पुत्र। ठीक है, तो ये डाटा इसके संबंध में दिमाग में सेट करके रखना। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के द्वारा 1635 ईस्वी में, शाहजहां ने 1635 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ को उपाधि दी थी और प्रज्ञा दिया था। लिखिएगा राव की उपाधि, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक तो राव की उपाधि दी, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है 1635 में नागौर प्रज्ञा, नागौर प्रज्ञा दिया। अब क्या है कि इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई इसको कौन सा प्रज्ञा दिया था, कब दिया था, ये वगैरह। 1635 के अंदर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया था अमर सिंह राठौड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट लाइक कर दो भाई क्लास को। ओके, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया था? महाराजा सूरजमल बदन सिंह के दत्तक पुत्र। ठीक है, लिखो आप लोग कमेंट बॉक्स में, तब तक आंसर दो। बदन सिंह के दत्तक पुत्र और भरतपुर के जाट राजा। ठीक है, इनके संबंध में सीधी सी बात है, जाट रियासत के जाट राजा। इनके अंदर लिखिएगा, इनका जो टाइम था वो 1756 से 1763, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी, ये आपके सूरजमल का टाइम। महाराजा सूरजमल जी, जिन्हें जाट जाति का प्लेटो या अफलातून हम कहते हैं, लोहागढ़ किले का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। डीग के जल महलों का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण करवाया, और इसके साथ साथ लोहागढ़ किले का निर्माण। ठीक है, लोहागढ़ निर्माण, ये हम बात कर रहे हैं सूरजमल जी के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? तो सागरमल गोपा की बात करें अपने राजस्थान के जैसलमेर से संबंधित थे। अब सागरमल गोपा का जो प्रश्न आया है, इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और राजस्थान के आज़ादी से पहले उस समय शासन के खिलाफ इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, उससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आता है। ठीक है, ओके, यहां हम बात करें सागरमल गोपा की प्रमुख किताबों के बारे में, मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। इनकी जो पुस्तक है सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई फेमस बुक्स कौन कौन सी है, कि जैसलमेर का गुंडा राज, ये किताब लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी थी? राजा का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसलमेर का गुंडा राज, और इसके अलावा आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जेलर गुमान सिंह ने घास, वो कहता ना कि मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, वो छिड़क करके इनको जिंदा जला दिया था। ये इनका याद रखना। और 1915 के अंदर, बहुत बढ़िया, 1915 के अंदर सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1900 अलग से लिखिएगा, इनके द्वारा 1915 के अंदर सर्व हितकारिणी वाचनालय, देखो सर्व हितकारिणी वाचनालय, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कुछ नए नए क्वेश्चन है सागरमल जी गोपा के संबंध में, जो मैंने आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से राजस्थान के अपने
गुमान सिंह जेलर ने इनके ऊपर यातनाएं की थी, वो भी याद रखना, ठीक है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी बुक हो गई। आगे बढ़े, अगला भरतपुर का गंगा मंदिर है। अब भरतपुर के जाट राजाओं का गंगा मंदिर का निर्माण है वो महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया, 1845 में शुरू किया गया था। और निर्माण कार्य कौन से वर्ष तक जारी था? 1845 में शुरू होकर के कितने वर्षों तक ये जारी रहा था, ये पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो पशु परीक्षर का, लेकिन पशु परीक्षर में कुछ क्वेश्चन कठिन भी पूछे गए थे ताकि बच्चों को लेवल भी पता चल सके। तो ये कितने साल तक और जारी रहा था? लगभग 90 वर्षों तक ये जारी रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में ब्रजेंद्र सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था, 90 सालों तक रहा था। 1937 के अंदर आपका ब्रजेंद्र सिंह ने मूर्ति स्थापित करवाई थी। 1937 में ब्रजेंद्र सिंह द्वारा मूर्ति की स्थापना। तो गंगा मंदिर में जो मूर्ति स्थापना कब करवाई गई थी? आपके 1937 के अंदर जाकर के यहां पर मूर्ति की स्थापना होती है। और ये आपके 90 वर्षों तक गंगा मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। राजा आपके कौन से? बलवंत सिंह से ब्रजेंद्र, ब से बलवंत सिंह, ब से ब्रजेंद्र सिंह, 90 साल तक, लगभग 90 साल तक, ठीक है। 55 वो हो गए और 35 ये हो गए, ठीक है। 60 87 90 वर्ष, 90 92। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न भी थोड़े से पूछे जाते हैं, ठीक है। रामबाण 2.0 हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। राजस्थान जीके वाली मैं दिखाई देता हूँ, मेरे पास है ये किताब। देखो राजस्थान जीके अगर आपको स्ट्रांग करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जुलाई से जो अपनी बुक निकल रही है, A1 बुक आ रही है, सारी की सारी एररलेस बुक है। जुलाई जो स्लॉट निकाला है उसमें बहुत मेहनत करके हमने सारी एकदम त्रुटि रहित कर दिया इस किताब को। अब ये हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। 94 60 97 14 50 इस पर व्हाट्सएप कर देना। 4-5 दिन के अंदर अंदर बुक आपके घर पे आ जाएगी, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर। और इसमें हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की इकोनॉमी भी है, शॉर्ट नोट्स भी है और क्वेश्चन है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। हाँ, माइंड मैप ऐप में जाओ। बाकी तो तुम्हें जो भी पढ़ना है ऐप के अंदर हर एक बैच की क्लासेज अवेलेबल रहती है, क्योंकि 50 तरह की वैकेंसी होती है, सबको यूट्यूब पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए माइंड मैप ऐप बनाया मैंने, जहाँ पर आपको नॉमिनल फीस में, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर वगैरह सब 1000 रुपये के अंदर, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, पूरे साल पढ़ाई। और 1799 में मैंने पटवार बैच पढ़ाया। पटवार बैच में 3 बैच दिए, पटवारी वीडियो और सीईटी। मैं जब ऐप नहीं लाया था तब मार्केट में फीस हुआ करती थी 4 से 5,000 पटवार बैच की, और साल एंड आते आते उन सब की फीस 1500 पे आ गई। 5,000 से 1500 पे आ गए सारे कोचिंग वाले। तो ये तो बहुत अच्छा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तुम्हारे लिए जी। मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी, जिसको बच्चा अफोर्ड कर सके वही फीस रखी है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर आपका पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? विवाह के अवसर पर आपका कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदिल है, अंटी वाली है, मोथड़ा है, लहरिया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर जो मोथड़े की पगड़ी है ना, मोथड़ा ऑप्शन में दिया गया था, इसे आप मोथड़ा पढ़े, ये मोथड़ा पगड़ी होगी। और दिए गए में हम बात करें, अगर मदिल की बात करें तो मदिल पगड़ी है वो दशहरे के, विजयदशमी के अवसर पर, दशहरे पर आपकी मदिल की पगड़ी हो गई। लहरिया है और आपके कब पहनी जाती है? लहरिया आप सबको पता है, छोटी तीज यानी कि तीज पर जो आपकी पहनी जाती है लहरिया वाली। और अंटी वाली पगड़ी होगी, इसको कौन पहनता है? इसको सुनार लोग पहनते हैं। अब इसके ऑप्शन में से नया प्रश्न बनेगा, अंटी वाली पगड़ी कौन पहनते हैं? सुनार लोग पहनते हैं। सुनार है ना, जो सोने का काम करते हैं, वो लोग आपके अंटी वाली पहनते हैं। मदिल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मदिल दशहरे के अवसर पर, और लहरिया है वो तीज के अवसर पर, और मोटड़ा है वो आपका विवाह की पगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। अटपटी पगड़ी वाला कई बार प्रश्न आ जाता है ना। अटपटी पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? अटपटी पगड़ी है वो आपकी मेवाड़ में पहनी जाती है। ये हो गया मेवाड़ की पगड़ी, हो गया सीधा सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट हो गया मेवाड़ के, अटपटी पगड़ी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर सुमेलित करिएगा सभी साथी। ओके, चलिएगा। ओके, दिए गए में आपको सूची का मिलान करना है। वाद्य यंत्र दिया गया है सामने और इधर इसकी विशेषताएं है। अब एक तरह की बात करें तो मीराबाई इस वाद्य यंत्र को बजाती थी, सीधा सा यहां पर लिखा हुआ है मीराबाई का नाम आ रहा है। एक के सामने 3 आएगा, तो ये ऑप्शन यहां पर डी सही हो गया। मतलब इस प्रकार का प्रश्न है वो बहुत ही सरल होता है, देखते ही आंसर आ जाता है। इस प्रकार का आंसर एकदम देखते ही सरल। तो अलगोजा है तो वो आपका क्या होता है? अलगोजा एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र हो गया,
अलगोजा क्या होते हैं, बांसुरी होती है। और रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, इनके कलाकार है, जो 2 अलगोजा नाक से बजाया था इन्होंने, ठीक है। रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, ये आपके जयपुर के निवासी, नाक से अलगोजा बजाया था, ठीक है। ये भी लिख लो इनके साथ में, नाक से बजाया, और राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम है। नगाड़े की बात करें तो मोटे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, और एक चमड़े का वाद्य है तो अवनद वाद्य यंत्र हो गया। रावण हत्ते की बात करें, भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, रामदेव जी की आराधना में और अन्य जो है लोक देवताओं के जो है गीतों के साथ बजाए जाते हैं। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है, और महोत्सव का मैंने शॉर्ट्स तुम्हारे डाला हुआ है, ठीक है। और आजकल अच्छा 20 मिनट 5 सेकंड, अच्छी बात है। ऐसा आप लोगों को याद रखना है, आज के टाइम में जो ये महोत्सव है ना, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। राजस्थान कला संस्कृति में जो पर्यटन विभाग के महोत्सव है, ये बहुत अच्छे पूछे जाते हैं आजकल सीक्वेंस में। तो मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ, देखना। तो जयपुर का है वो आपका पतंग महोत्सव है, हाथी महोत्सव है, पुतुल महोत्सव है, हाथी हो गया, पुतुल हो गया, ये सब आपके महोत्सव कहाँ के हैं, आपके जयपुर के हैं, है ना। बीकानेर का है तो कौन सा है, ऊंट महोत्सव है ना। बीकानेर का कल ही पूछा था मैं तुम लोगों को, ऊंट महोत्सव है। उदयपुर हो गया तो उदयपुर के अंदर वहां मेवाड़ और मीरा महोत्सव हो गया, वो आपके बड़े प्रसिद्ध हैं। फड़ कलाकार के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, लिखिएगा। हाँ जी, फड़ कलाकार, फड़ कलाकार जो आपके बताइएगा, दिए गए ऑप्शन में फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है। शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं आपके श्रीलाल जोशी, कहाँ के हैं, शाहपुरा, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है इस कला के लिए। फड़ और शाहपुरा की फड़ बाचने वाले जो विशेष रूप हम बात करें, सूती और रेजी के कपड़े पर ये जो फड़ का जो अंकन किया जाता है, आपके सूती और रेजी के कपड़े पर, सूती और रेजी के कपड़े पर फड़ मतलब लोक देवता, महापुरुष, उनके जीवन के चित्र अंकित किए जाते हैं, और इसका जो वाचन किया जाता है ना, वो कौन करते हैं, भोपे लोग। अब अलग अलग जाति के अलग अलग भोपे होते हैं लोक देवताओं के, ठीक है, भोपों द्वारा, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। कुछ कलाकारों के नाम याद करो जो इसके संबंध में है कि आपके, एक तो पद्मश्री आपके हो गए शाहपुरा भीलवाड़ा के, इसके साथ साथ अन्य कलाकारों में पार्वती जोशी है, प्रदीप मुखर्जी है, पार्वती जोशी, पार्वती जोशी, प्रदीप मुखर्जी, पार्वती जोशी, प्रदीप मुखर्जी, गौतल देवी। अब पार्वती जोशी है तो पहली फड़ चित्तरी है, फर्स्ट फड़ चित्तरी। अब चित्तरी का मतलब क्या हो गया, महिला की बात हो रही है। तो राजस्थान की पहली महिला कलाकार जो फड़ चित्रकार हैं वो पार्वती जोशी है, और यहां हम श्रीलाल जोशी की बात कर रहे हैं, श्रीलाल जोशी, तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा के। पार्वती जोशी, प्रदीप मुखर्जी, गौतल देवी याद रखना, भोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है, सूती और रेजी के कपड़े पर फड़ होती है। और अगर हम बात करें तो ये लोकप्रिय फड़ है तो पाबूजी महाराज की सबसे लंबी फड़ है, सर्वाधिक चित्रों वाली देवनारायण जी भगवान की है। प्रसिद्ध है तो प से पाबूजी याद कर लेना, सबसे प्रसिद्ध है तो पाबूजी लिख लो, बाकी सब याद रह जाएगा। सबसे प्रसिद्ध हो गया वो पाबूजी, पाबूजी की हो गई। अगला देखिएगा, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा था। कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं और ये बख्तरबंद है, और बख्तरबंद होते हैं आपके रण के समय में। रण का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध के समय में क्या पहने जाते हैं गुरुजी, बख्तर पहने जाते हैं। और रणथंबोर हो गया आपका सवाई माधोपुर वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट, जैसे 40 में से 10 प्रश्न थोड़े टफ आएंगे, 20 क्वेश्चन एकदम सरल और 20 क्वेश्चन थोड़े से मीडियम टाइप के, याद रखना है, ठीक है, ओके। रणथंबोर और एक गिरी और वन श्रेणी का दुर्ग है, दोनों श्रेणी में आता है, गिरीश दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है। इस दुर्ग के संबंध में आप लोगों को याद रखना है, जोगी महल, सुपारी महल, हमीर महल यहीं पर स्थित है। दर्शनीय स्थान, देखो भाई दर्शनीय स्थान अगर याद नहीं करोगे तो फिर इससे संबंधित जो दूसरे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जोगी महल और सुपारी महल का तो सीधा सीधा प्रश्न आता है। लिखो, हाँ इंडिया पॉलिटी लगा दूंगा मैं क्लास, आप चिंता मत करो बेटा, 500 क्वेश्चन की इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी सारी क्लास लगा दूंगा। यहां देखो दर्शनीय स्थलों के अंदर
जोगी महल, जोगी महल है, सुपारी महल है, ये भी इसी के अंदर है। जोगी महल हो गया, सुपारी महल हो गया, हमीर महल हो गया, जोरा भौरा हो गया, जोरा भौरा, हमीर का महल, हमीर महल, ये सब इसके संबंध में याद रखना। राजस्थान का पहला साका जो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के टाइम में 1301 फर्स्ट जो साका हुआ था वो यहीं पर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में याद रखो। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के ऊपर हमला हुआ था, ठीक है। उस समय जब युद्ध होता है उस समय की बात है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 ईस्वी में, फिर 1303 में आपके चित्तौड़ पर हमला होता है। ये सब आपको याद रखना है। इसे झाइन दुर्ग की, मतलब ये जो आपका रणथंभौर का जो किला है लिखिएगा, झाइन जो दुर्ग है इसके जस्ट पास में स्थित है। और इसका प्रश्न एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न, पहला जल ज्वार हुआ था, झाइन दुर्ग जो है इसी के पास में, तो हम कहेंगे झाइन दुर्ग वो रणथंभौर की कुंजी है। अगर इसको जीत लिया जाए तो रणथंभौर पर अधिकार किया जा सकता है। जलालुद्दीन खिलजी ने हमला किया 1290 के दशक में और हार गया, तो जलालुद्दीन ने कहा कि मैं ऐसे दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। जिसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, मिफ्ता उल फुतो में मिलता है और खजाइन उल फुतो में आपके इस हमले का वर्णन मिलता है, खजाइन उल फुतो में। अब इसको हल्के में मत लिखना, है ना। अमीर खुसरो की रचना है जो है आपका, इसके अंदर अमीर खुसरो की रचना में इस हमले का उल्लेख मिलता है 1301 ईस्वी वाला। और ये लाइब्रेरियन में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमला होता है वो किस दुर्ग में, जो ये आपके रणथंभौर के किले पर जो हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का 1301 ईस्वी में, ये किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, खजाइन में। और मिफ्ता उल फुतू उस ग्रंथ में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो है, जलालुद्दीन का जो हमला होता है रणथंभौर पर, वो भी अमीर खुसरो की रचना है। दोनों प्रश्न लाइब्रेरियन में पूछे गए थे पिछली बार। 84 पहाड़ियों से गिरा हुआ पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहीं पर है, बिल्कुल शाबाश। अब सारा लिखवाने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है आपको। चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू वगैरह, ये जो एरिया हो गया आपका शेखावाटी के अंदर आएगा। वागड़ी वगैरह तो साउथ में चला गया, मालवी हो गया तो हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, जो आपका मध्य प्रदेश से लगता हुआ चूरू वाला। राणे जगपत्रा मरसिया, ये अच्छा प्रश्न है। राणे जगपत्रा मरसिया, और मरसिया क्या होता है? मृत्यु या शोक के समय प्रसिद्ध जो आपके गीत होते हैं, किसी के अगर कोई फेमस व्यक्ति है उसकी अगर डेथ हो जाए उस समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। मरसिया क्या हो गए? एक प्रकार से आपके मृत्यु गीत हैं, याद रखना ऐसे। अब ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मरसिया क्या होते हैं। मरसिया तो मृत्यु गीत होते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर। अब हम इनकी बात करें यहां पर, तो राणे जगपत्रा मरसिया है वो महाराणा जगत सिंह के समय में, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह बड़े शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। जब ये मर गए थे तो मोर पशु पक्षी जाकर के उनकी चिता के अंदर कूद के मर गए कि इतना प्यारा आदमी था। तो ये कहावत भी उस समय उल्लेख मिलता है इसका, ठीक है। राणे महाराणा जगत सिंह मेवाड़ के, उनके संबंध में जगत सिंह फर्स्ट मेवाड़, जिनका टाइम है वो मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। और इन्हीं के समय में चित्तेरों की ओरी जो है मेवाड़ के अंदर बनी थी। अष्टभुजी देवी झीण माता जो है किस देवी का अवतार माने जाते हैं? 8 भुजाओं की देवी झीण माता किसके अवतार माने जाते हैं? दुर्गा, लक्ष्मी, गायत्री, सरस्वती। बड़ा प्यारा प्रश्न दिया गया यहाँ पर। झीण माता को हम कहेंगे माता दुर्गा का अवतार कहेंगे। झीण माता के संबंध को रेवासा धाम सीकर के अंदर इनका मंदिर है। राजस्थान का 7वां रोपवे भी यहीं पर है, रेवासा सीकर के अंदर, याद रखना। और 7वां रोपवे यहीं पर बनाया गया है, झीण माता से काजल सीकर तक 7वां रोपवे भी यहीं पर स्थित है। और इनके साथ साथ मधुमक्खियों की देवी, एक बार हमला हुआ था तो मधुमक्खियों ने सैनिकों को भगा दिया, तो मधुमक्खियों की देवी भी कहलाते हैं, ठीक है, मधुमक्खियों की देवी। राजस्थान की सभी
देवी देवताओं में सबसे लंबा कोई गीत है तो वो किसका है? जीण माता का। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। देवी देवताओं में लिखो सबसे लंबा गीत, ठीक है। और इनकी जो है ये देखो नया फैक्ट दिमाग में रखना कि 8 भुजाएं हैं, तो जीण माता की कितनी भुजाएं होगी? 8 हो गई। इस तरह 10 सिर और 54 हाथ की बात करें तो 1857 की क्रांति की सुगाली माता की हो गई, है ना। अब बताओ तुरतई माता की कितनी भुजाएं हैं, जो बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा में स्थित है। तुरतई माता की कितनी भुजाएं हैं बताओ। मधुमक्खियों की देवी हो गई, और इसके साथ साथ ऐड करो सर्वाधिक लंबा गीत। सर्वाधिक लंबा गीत हो गई, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। दुर्गा माता का अवतार माने जाते हैं जीण माता, हो गए। इसके बाद आगे देखो कि 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? तो ये आपके लोहागढ़ का किला है। 1733 ईस्वी में इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, सूरजमल जी के द्वारा, ठीक है। तुरतई माता के 18 हाथ हैं, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो फिर सिलेक्शन तो होएगा ही होएगा। हम लोहागढ़ किले की यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? लोहागढ़ किला, जो भरतपुर के जाट राजाओं से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम बात करें आपके जो अन्य किले हैं उनके संबंध में, जालोर का किला, चूरू का किला, गागरोन का किला। जालोर का किला आप सबको पता है कि ये 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जीत लिया था। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसको बनाया था। प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा ये आपका जालोर के किले का निर्माण किया गया। चूरू किला 1739 ईस्वी में कुशाल सिंह के द्वारा, 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में खुशाल सिंह या कुशाल सिंह एक ही बात है, इसने बनवाया था। गागरोन के किले की बात करें 11वीं सदी में डोड परमारों के द्वारा, 11वीं सदी में डोड परमारों के द्वारा, ये परमारों के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, डोड परमारों के द्वारा। लोहागढ़ किला है सूरजमल जी के द्वारा। आगे बढ़ो, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल के द्वारा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था? 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल के द्वारा हारित ऋषि के आशीर्वाद से, इनके गुरु हुआ करते थे हारित ऋषि, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से इनके द्वारा जो मंदिर बनाया गया था वो था आपका कौन सा? एकलिंग जी का मंदिर बनाया था इन्होंने, है ना। ये याद रखना, एकलिंग जी का मंदिर इनके द्वारा बनाया गया था कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कहां बनाया गया था? कैलाशपुरी के अंदर। और कैलाशपुरी जगह है आपके कहां पर? उदयपुर के अंदर। हारित ऋषि के आशीर्वाद से एकलिंग जी का मंदिर। और मेवाड़ के जितने भी महाराणा है वो क्या कहलाते हैं? एकलिंग जी के दीवान कहलाते हैं। और राजा तो कौन है? आपके एकलिंग जी। जैसे जयपुर के अंदर हम बात करते हैं कि गोविंद देव जी हैं, वैसे के वैसे, ठीक है। क्या मानते हैं खुद को? राजा गोविंद देव जी का, है ना, राजा का दीवान, राजा का दीवान कहलाता है मेवाड़ का महाराणा। लिखो, मेवाड़ महाराणा का उपाधि जो है वो एक तरह से राजा का दीवान है, कि मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं तो इनका गुलाम हूं, इनका दीवान हूं। वर्तमान स्वरूप इसको रायमल ने दिया था, ये भी फैक्ट ऐड करो साथ में। वर्तमान स्वरूप, लो जी लिखो, वर्तमान स्वरूप आपका रायमल ने दिया था। और एक फैक्ट लिखो कि जीर्णोद्धार मोकल ने करवाया था। जीर्णोद्धार ये किसने करवाया था? मोकल के द्वारा। तो मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा वर्तमान स्वरूप दिया गया रायमल, और जो है आपका जीर्णोद्धार मोकल के द्वारा ये है एकलिंग जी का मंदिर जो कैलाशपुरी के अंदर स्थित है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ो, राजस्थान में स्थित जो आपका विजय स्तंभ है, राजस्थान में स्थित जो आपका विजय स्तंभ है, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? देखो, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और कुंभा ने युद्ध जो लड़ा था वो महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ लड़ा था। और बाद में जो आता है महमूद खिलजी सेकंड, 16वीं शताब्दी में जब मेवाड़ के महाराणाओं के साथ 1520, 30, 25, जब भी हम बात करते हैं सांगा वगैरह उनके बाद में, और उस टाइम में वो महमूद खिलजी सेकंड था। और पहले ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि महमूद खिलजी फर्स्ट कब था, सेकंड कब था? तो मालवा के महमूद खिलजी
को हरा करके सारंगपुर की लड़ाई 1400, यहां पर आपको लिखनी है सारंगपुर की लड़ाई 1437 के उपलक्ष्य में। 1437 सारंगपुर की लड़ाई लिखिएगा, सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था, मालवा के महमूद खिलजी को हरा करके। मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट, अब ये प्रश्न याद रखना, खिलजी फर्स्ट था, सेकंड नहीं, महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा करके। अब कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये जो आपका जो दुर्ग है ना, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें फटकी देखते तो मेरे तो, मुझे तो लगातार खड़े रहना है ना, लगातार खड़े रहना है मुझे, तो आगे आ जाओ। आज का अभी पिछला जो पेपर कराया उसके बाद से लगभग 550 क्वेश्चंस कुछ हुए थे। पहले जो पेपर करवाया था बहुत लेट करवाया था मैंने, 1.5 मिलियन वाला, उसमें 800 क्वेश्चन थे, तो 12 घंटे में 600 ही करवा पाया था। आप चिंता मत करो, मैं आराम से करवा दूंगा, तो इसलिए एक एक व्याख्या करवा रहा हूँ डिटेल में। अब इसके शिल्पी है वो जैता नापा पोमा पुंजा है, ठीक है। इसके शिल्पी के बारे में लिख लो कि इसके शिल्पी कौन है, जैता नापा पोमा और पूंजा। जैता नापा पोमा और पूंजा ये क्या इसके शिल्पी है, ये ध्यान रखना। और फैक्ट इसके संबंध में कि 9 मंजिला है विजय स्तंभ आपका, 9 मंजिला, फर्स्ट इमारत जिस पर डाक टिकट, ठीक है, यह भी याद रखो, फर्स्ट इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया वो आपका विजय स्तंभ हो जाता है, यह भी याद रखो। राजस्थान की पहली इमारत है। रोम के टार्जन टावर से ना, रोम के टार्जन टावर से फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की है कि भाई रोम में जो टार्जन टावर है ना, रोम के टार्जन टावर से तुलना की गई है। और एक कुतुब मीनार से इसकी तुलना किसने की, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। कुतुब मीनार से तुलना, कुतुब मीनार से तुलना, तो कुतुब मीनार से जो तुलना की है वो तो कर्नल जेम्स टॉड ने की है। कुतुब मीनार से जो तुलना की है वो तो टॉड ने की है। और यहां पर है रोम के टार्जन टावर से जो तुलना की है वो फर्ग्यूसन ने की है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, ये किसने की है, फर्ग्यूसन ने। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यूं ढीले नहीं पढ़ना है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ये तो PYQ है, सीधे सीधे पेपर में आएंगे, भले तुम कितना ही पढ़ लो, इसमें से सीधे सीधे रिपीट होंगे। और 11 से अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर मामला गड़बड़ है। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो कौन से साल में हुई थी। प्रजामंडल के संबंधित डाटा में एक साथ ही नेता वगैरह वो एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो बार बार मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना, 1938 के अंदर। अब किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कौन कौन नेता थे, अध्यक्ष थे, इसकी पूरी एक लिस्ट मैंने डाल दी है, आगे मैं सॉल्व कराऊंगा उस समय। राजस्थान का त्योहार आपका जो है तीज, किस महीने में आयोजित किया जाता है। तीज दो तरह की होती है, एक तो श्रावण की तीज है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण। श्रावण 5वां महीना, छोटा महीना। तो छोटे भाई के जीवन में क्या है गुरुजी, सुख है, जब तक बड़ा भाई बैठा है तब तक उजाला ही उजाला। तो श्रावण शुक्ल तीज के अवसर पर तो मनाई जाती है छोटी तीज। और बड़ी तीज की बात करें तो वो आपकी मनाई जाती है भादवे के महीने में। तो बड़ी तीज है ना, बड़े भाई के जीवन में, बड़ी बहन जो जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं उनके जीवन में तो संघर्ष होता है। तो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रवे के महीने में, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तीज। तो ये सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, बहुत सारे जितने भी नाम है सब बड़ी तीज के। छोटी तीज श्रावणी तीज है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, वो बीकानेर के कोलायत में, जहां पर दीपदान महोत्सव यहाँ पर बड़ा फेमस है। जब ये होता है तब दीपदान किए जाते हैं, मतलब कोलायत झील के अंदर जो है आपका दीपदान महोत्सव बड़ा फेमस है, दीपदान कोलायत का, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे ये आपके, इनकी बात करें तो ये सांख्य दर्शन के प्रणेता, किसके प्रणेता, सांख्य दर्शन। अब कई बार प्रश्न आता है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन, ये हो गए आपके कपिल।
कपिल मुनि, सांख्य दर्शन। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, अरे भाई इतना इंपॉर्टेंट, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। अब कई बार परीक्षा में आता है गुरुजी जांगल क्या है? बीकानेर और चूरू सेक्टर का जो पश्चिमी राजस्थान एरिया है उसका पुराना नाम क्या है? जांगल देश है, ठीक है। बीकानेर का तो राती घाटी उसको कहते हैं। जांगल देश जो हम बात करें बीकानेर चूरू, तो जांगल देश का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। और जांगल प्रदेश में आप कर देना किसको? बीकानेर और चूरू को, ये ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू। और तुम लोग क्या जानो, मैं एक 12 घंटे क्लास और प्लान कर रहा हूं, और 6-6 घंटे की तो मुझे 3-4 और क्लास लेनी है, 6-6 67 घंटे की। पटवारी का पेपर आ रहा है, और 12 घंटे की एक और क्लास अगले 10 दिन के अंदर। यूं नहीं कि वो कोई हर कोई ले ले, 10 दिन के गैप से वापस 12 घंटे, है ना। और पिछले एक साल में देखा जाए तो कितनी होगी मेरी, 5 से 6 क्लास हो जाएगी 12-12 घंटे की। बस तुम लोगों का जो प्यार है ना, इतना सब्सक्राइब करते रखते हो चैनल को, बड़ा अच्छा लगता है कि आप सबका जो परिवार है वो आगे बढ़ता जा रहा है 1 मिलियन की ओर। मैं 10 दिन के अंदर दे रहा हूं दूसरी 12 घंटे क्लास, तो थोड़ा स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा। तीसरी क्लास अगर मैंने ले ली तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। और पिछली बार सीईटी से पहले ली थी, हर 7 दिन से गैप से। अब गुरुजी हिम्मत तो कर लेते हैं, और कोई शादीशुदा गुरुजी अगर क्लास देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा गुरुजी, घर परिवार वालों का पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, कोई मेरी होड़ मत करना। वास्तव में शरीर खराब हो ही जाता है, तो प्लीज़ छोटी छोटी क्लासें ले लेना, कोई होड़ मत करना, ठीक है। मैं एक एज ए है ना गाइडेंस के लिए कह रहा हूँ, एक चेतावनी होती है ना, वो डिस्क्लेमर, सच्चाई में सच्ची हकीकत बता रहा हूँ, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है बॉडी पे। मैं 2 क्लास तक तो मुझे कुछ नहीं लगता, तीसरी क्लास होती है बैक टू बैक, एक ही महीने में 3-3 ले लूँ तो फिर मामला गड़बड़ है, अंग भंग हो जाएगा फिर, ठीक है। यकृतन, लीवर, ये किडनी सब इधर उधर हो जाते हैं फिर। तो 2 तक तो मामला ठीक है, हालांकि वो भी बड़ा डॉक्टर ने तो मना किया था लास्ट ईयर जब ले ली थी, तो कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब लगातार आगे बढ़ेंगे। बड़ी क्लास है तो बीच बीच में तुम लोगों से कुछ डिस्कशन भी करूंगा, लाइव है इसलिए। प्रीमियर करके 50 घंटे भी डाल दूं तो वो अलग चीज़ होती है। लाइव 12 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब पे होती ही नहीं है, 11 घंटे 55 मिनट। एक प्रीमियर भी होती है जो 50 या 100 घंटे की डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग चीज़ होती है। बोरला आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? बोरला है वो सिर का है, तो सिर के अनेक सारे आभूषण है, वो आपको दिमाग में सेट करके रखने। सिर के आभूषणों की बात करें तो शीश फूल हो गया, देखो सिर के आभूषणों में शीश फूल हो गया, रखड़ी हो गया, शीश फूल हो गया, रखड़ी हो गया, और आपका सरी हो गया, और गोफण हो गया, गोफण हो गया, बोरलो हो गया, बोरलो आएगा, बोरला हो गया। लड़कियों को सब पता है, लड़कों को तो शादी के बाद पता चलेगा जब लाना पड़ेगा तब। टीडी भड़को हो गयो, टिक्को भड़को हो गयो, टीडी भड़को, टिक्को भड़को, टीडी भड़को, टिक्को भड़को, सरी, काछर, सांकली, मोरपट्टा, ताबीद, सांकली, मोरपट्टा, ताबीद, ताबीद। और भी आभूषण देखो, चूड़ा रत्न है, सोहाली है, चूड़ा रत्न, सोहाली है, एलोजी, बहुत सारे मैंने लिखवा दिए। मेमंद एक बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण होता है जो सिर पर पहना जाता है, मेमंद, मेमंद बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमंद लिखना है इसको, ठीक है। मेमंद है, रखड़ी है, गोफण है, शीश फूल है, टीडी भड़को, टिको भड़को, सरी, बोर, बोरलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आजकल तो लड़कों को भी सब पता रहता है, ओके रामदेव मंदिर, लड़कों को सब पता रहता है क्योंकि लड़कों को पता है ना ये चीजें जिंदगी में काम आएगी। उस हिंदू संत का नाम बताइए जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, तो ये तो रामदेव जी भगवान हो गए। अब रामदेव जी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इनका जो जन्म है करंट अफेयर्स में भी सुर्खियों में रहता है। रामदेव जी के इस जन्म स्थान पर उद्घाटन कार्य हुआ है रिसेंटली, उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर, मोदी जी की तरह मत बोल देना कश्मीर में, उंडू कश्मीर हो जाता है कभी कभी, उंडू कश्मीर, तो ये आपके बाड़मेर के अंदर,
उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर जन्म हो गया। और कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने, सीधी सी बात है, ठीक है। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। और पंच पीर में एक है, पंच पीरों में आपका नाम आता है, आप पंच पीर भी हैं। इनके जो मेघवाल भक्त हैं उनको रिखिया कहते हैं, रामदेव जीरा रिखिया, ये होते हैं मेघवाल भक्त। बहुत प्यारी कम्युनिटी होती है मेघवाल भक्त, याद रखना। रावण हत्ता, जब भी भजन होता है ना बाबा का, जब जागरण होता है तो मेघवाल जाति के लोग ही आते हैं बाबा का जम्मा देने के लिए। अब परीक्षा में प्रश्न आया, गुरुजी जम्मा क्या होता है? जम्मा है वो इनका क्या होता है? जागरण होता है। जम्मा होता है वो आपका बाबा का जागरण होता है, रात्रि जागरण। जब पगलिया क्या होते हैं? बाबा के जो पैरों के जो निशान है ना, बाबा के पैरों के जो निशान, उनकी पूजा की जाती। कभी रामदेव रा जाना तुम रोणेचा धाम, पैरों के निशान है, पैरों के जो हम बात करें प्रतीक है, ये बाबा ने खूब परिचय दिए। एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी हुआ करते थे। क्या थे? कवि, है ना। एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी हुआ करते थे। और इनकी रचना का नाम है 24 बाणियां। कौन सी रचना है? 24 बाणियां इनकी जो है रचना है, इनकी बुक है भाई। ऐसे बुक लिख दूं, ऐसे याद रहेगा तुम्हें, बुक। 24 बाणियां इनकी किताब का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र लोक देवता, कामड़ पंथ चलाया था। ब्यावले इनके गीत है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ब्यावले, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। ब्यावले क्या है? बाबा के भजन कह दो, बाबा के गीत कह दो, ये ब्यावले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, रामदेव जी। अब प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि रामदेव जी की जाति क्या थी? तो तंवर वंशी राजपूत थे, ये तंवर राजपूत थे। गोगा जी की बात करें तो चौहान थे। ये प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा के अंदर, है ना। पाबू जी की बात करें तो राठौड़ थे। ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में। अब मल्लीनाथ जी वगैरह आगे देखें। देवनारायण जी भगवान गुर्जर जाति के आराध्य, ठीक है। मांगलिया मेहा, ये पंच पीर है, ये भी पंच पीर है मांगलिया मेहा भी। मल्लीनाथ जी हैं तो आपके जो आपके बाड़मेर क्षेत्र में। नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? देखो, नवजात पुत्री की मां, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा। देखो, पीला पोमचा तो बेटा होने पर, पुत्र अगर पैदा हो जाए तो पीला पोमचा, पीला ओडो, और पुत्री हो जाए तो पिंक कलर। जो लेडीज के लिए जो कलर होता है ना, पिंक, गुलाबी, तो पुत्री के जन्म पर आपका कौन सा हो गया? ये देखो गुलाबी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये देखो, ये हम देखते हैं, आम हमेशा देखते थे पोमचा, पीला पोमचा। और पोमचा कहां पर, कहां का फेमस है? जयपुर और शेखावाटी का। एक कहता है आपका चीड़ का पोमचा, एक प्रश्न में आता है चीड़ का पोमचा। तो चीड़ का पोमचा है वो आपके, है ना। ये काला पोमचा, ये वो आपकी विधवा स्त्रियों के द्वारा। और शेखावाटी और जयपुर क्षेत्र का बड़ा फेमस है। जयपुर का और शेखावाटी का प्रसिद्ध है ये, जयपुर और शेखावाटी। यहां का आपका फेमस हो गया क्या? पोमचा प्रसिद्ध है। ये सारी बात याद रखना। अब पोमचा तो ओढ़नी का प्रकार है। ये क्या होती है? ओढ़नी के बारे में पूछा गया है कि वस्त्र में कौन सा, वस्त्र में भी ओढ़नी होती है पोमचा। तो पीला दूधो नाओ पूतो फलो पीला ओडो, तो ये कहते हैं मारवाड़ी में, इसका मतलब बच्चा हो, है ना। पहला तुम्हारे जो है सुखी ग्रस्त जीवन में पहला एक शुभ संकेत, शुरुआत। तो बेटे के जन्म पे पीला और बेटी के जन्म पे गुलाबी। अब ये भेदभाव है कि पता नहीं क्या है, तुम लोग इसको थोड़ा उस दृष्टि, किस दृष्टि से देखोगे बताओ? हाँ जी, अलग अलग पहचान के लिए, ठीक है, पहचान के लिए। चलो 100 क्वेश्चन पे आए। 1 घंटे में हमने 30 क्वेश्चन किए, बहुत डिटेल व्याख्या के साथ में, और 100 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके। ये देखो तो सही तुम, अब ऐसी व्याख्याएं करेंगे तो भाई टाइम तो लगेगा। ये व्याख्याएं कोई 1-1 मिनट में नहीं होती है। 1 मिनट में तो सिर्फ टिक लग करके आगे बढ़ा जाता है, और वो कहो तो मैं 500 क्वेश्चन 2 घंटे में पूरे करा दूं। लेकिन व्याख्या करनी है इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए तुम चिपक के बैठे हो।
शहनाई वाद्य यंत्र में किस परिवार से संबंधित है? देखो शहनाई जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? पशु परीक्षण में पूछा गया था। ढोल वगैरह है तो डाडी वगैरह बजाते हैं। शहनाई एक सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। शहनाई सबसे पहले लिख लियो कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई सुशील वाद्य यंत्र है। अब ये नया प्रश्न है, बताओ इसके अंदर जो है शहनाई वाद्य यंत्र है वो किसके द्वारा बजाया जाता है? शहनाई निम्नलिखित में से किस परिवार में? पूछने का ढंग देखो परीक्षा में, परिवार है ना, सुशील को ऐसे लिखते हैं। ढोल है वगैरह वो तो अवनद वाद्य यंत्र, खैर इसके बारे में मैंने सारे करवाई दिए। परिवार मतलब कोई जाति विशेष है क्या? जो ऐसे पूछने का तरीका थोड़ा इंग्लिश में भी देख लिया करो या ऑप्शन देख लिया करो। राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है तो पाबूजी महाराज थे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको इनके बारे में और कितना पता है। पाबूजी महाराज के संबंध में जन्म कोलूमंड के अंदर होता है, तो वहीं पर आपका चैत्र अमावस्या के अवसर पर कोलूमंड के अंदर आपका मेला भरता है, कोलूमंड फड़ोदी। और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि आपके संबंध में जन्म भी यहीं पर है और मेला भी यहीं लगता है, और मेला जो लगता है वो चैत्र अमावस्या। कौन सा मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है बताओ? चैत्र अमावस्या। अब मेले के अवसर पर अगर हम बात करें तो थाली नृत्य है ना, इसके आगे लिखो थाली नृत्य। पाबूजी महाराज की बात करें, पाबूजी राठौड़ थे, ठीक है, पाबूजी राठौड़ वंशी थे। और इसके मतलब इनके संबंध में इनके पिताजी वगैरह की हम बात करें तो पाबूजी, हाँ जी, रायका जाति इनको ज्यादा पूजती है। तो रायका की बात करें, रायका जाति के आराध्य, रायका जाति इनकी ज्यादा पूजा करती है। ऊंटों को लेकर के आए थे राजस्थान के अंदर, ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। और रायका जाति के साथ साथ लिख दो, इनको कहेंगे हम पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार। पाबूजी को क्या कहेंगे? लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण के अवतार इनको कहेंगे, लक्ष्मण अवतार। रामदेव जी हैं तो भगवान कृष्ण के अवतार, ठीक है, ये ऐसे याद करो। आगे देखिएगा, पाबूजी महाराज के संबंध में ऊंटों को लाने का श्रेय, ऊंटों को राजस्थान लाने का श्रेय। और देखो इसके साथ साथ और क्या है, पाबूजी मां सर्रा रोग के देवता इनको कहते हैं, सर्रा रोग देवता, हाड़ फाड़ के देवता है, इनके अनेक उपनाम हैं। और इनकी जो फड़ है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। भालालो इनको कहते हैं, भालालो, ये सब इनके क्या है? उपनाम है। भाला लिए अश्वरोही, भालालो, सर्रारो के देवता है ना, ये आपको याद रखना है। हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ देवता, तो ये अनेक सारे उपनाम जो है इनके संबंध में। प्लेग रक्षक देवता, ठीक है, प्लेग रक्षक देवता, लोकप्रिय फड़ है सबसे ज्यादा इनकी। मल्लिनाथ जी के बारे में क्वेश्चन अभी आएगा तो आगे इनके संबंध में भी पढ़ेंगे। गोगा जी के बारे में ऑलरेडी मैं फैक्ट बता चुका हूं। अगला देखो, राजस्थानी साहित्य में किस विधा में कहानी कही और सुनी जाती है? जो स्टोरी है, कहानी है, उसको साहित्य की गद्य विधा में शामिल किया जाता है और इसे वात कहा जाता है ना। कि कोई क्या को नहीं कहे कि भाई बात क्या है, हाँ तो बात क्या वजह हुंकारो देना पड़े, तो बात में हुंकारो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंकारो यानी कि हाँ, हाँ जो कहते हैं ना भाई, हाँ बोल, ये ऐसा हुआ, ठीक है, हाँ, तो पड़ोस वाला एक जना ऐसा बैठाना पड़ता है कि हुंकारो। और एक रचना है हुंकारो दोसा, ठीक है, ये रचना किसकी है बताओ? हुंकारो दोसा। तो हुंकारो दोसा जो रचना है वो आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। आगे आ जाओ, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो हाड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है। कौन सी बोली बोली जाती है? ये तो हो गई आपकी हाड़ौती की बोली हो गई, सीधी सी बात है, हाड़ौती। अच्छा, पाबूजी की बात के अंदर थोड़ा सा हम बात है ना, पाबूजी की बात का अंदर ये बातें वगैरह तो है ना, इतिहास परक है। चलो
बाबूजी के बारे में और भी बताएंगे, अनेक प्रकार के नए नए फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो क्या मुझे जो जो याद आ जाता है वो मैं साथ साथ में आपको बता देता हूँ, याद तो क्या मैक्सिमम याद ही रहता है, तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को लिखना है। हाड़ौती सूर्यमल मिश्रण की रचना है ना, एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार रीट के अंदर कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं या सूर्यमल मिश्रण हम इनको कहते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं अधिकांश वो किस में मिलती है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है वो आपके हाड़ौती में मिलती है। किसमें मिलती है, हाड़ौती में। तो हाड़ौती जो रचना है उसमें सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं मिलती है, और हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली होगी, ठीक है, ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली, ये थोड़ा सा याद रखना। मालाविनी मालवी है, तो मालवी की दो उपबोलियां हैं जैसे निमाड़ी और रांगड़ी, निमाड़ी और रांगड़ी ये हो गई मालवी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी है तो पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है जिसकी उपबोलियां है, ये हाड़ौती मालवी मेवाती सब इसकी उपबोलियां हैं, है ना, ये पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली हो गई, पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली। ओके, अगला देखो, किस लोकनाट्य शैली के अंदर कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है, तो ये आपके जो है श्वांग जो होता है ना उसके अंदर, श्वांग के अंदर बहरूपिया कहा जाता है कलाकार को, श्वांग के अंदर क्या होता है, बहरूपिया, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें हम बात करें तो जानकीलाल जी भांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जानकीलाल भांड, और जानकीलाल जी भांड जो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। बताओ पद्मश्री कौन से साल में मिला इनको, हाल ही में मिला है पद्मश्री, अच्छा प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा। अब इनको कहते हैं मंकी मैन, इनका एक और नाम मिलता है, वो क्या नाम मिलता है, मंकी मैन। तो ये राजस्थान की एक कला है, लोकनाट्य कला, जिसमें अलग अलग रूप धारण किए, कभी भगवान शिव बन गए, कभी और हंसाने वाले पात्र बन गए। तो जानकीलाल जी भांड को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है, और पद्मश्री इनको कब मिला है, 2024 के अंदर, 2024 में आपको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। एक अन्य कलाकार और इंपॉर्टेंट है इन्हीं के साथ, जानकीलाल जी भांड के साथ साथ याद रखना, परशुराम जी जो है केलवा राजसमंद के, परशुराम जी केलवा राजसमंद के, केलवा राजसमंद, ये भी एक प्रसिद्ध कलाकार है। तो अब क्या है, परीक्षा के अंदर आज के टाइम में कलाकारों के प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाए, ये किसका कलाकार है। अब सबको पता है कि भांड कला है, जानकीलाल जी, ये तो है, पर नए क्वेश्चन जब अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दे रही है तो पूछने का ढंग ऐसा है, बाकी तुम्हारे पास जो कंटेंट है वो तुम पढ़ो, लेकिन इस क्लास को देख लेना, पता चल जाएगा कि पिछले एक साल से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तमाशा का नया प्रश्न आगे खूब आएंगे, जयपुर का है ना, गौरी है तो आपके मेवाड़ में बिल्लों का हो गया। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, गोगा जी है, तेजा जी है, तो सांपों के देवता के रूप में, और सर्पदंश से इनको वासक नाग ने ही डसा था और इन्होंने अपने वचन का त्याग नहीं किया, इसलिए ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। काला बाला के देवता, नागों के देवता, काला और बाला के देवता, बाला मतलब बाड़ा जो होते हैं ना, पहले जो नारू रोग हो जाता था उनके देवता ये है, विशेष रूप से याद करना। और इनके बारे में हमने पढ़ा ही था, बांसी दुगारी कर्मस्थली और सब चीजें इनके बारे में, ठीक है। संतों का जीवन वृतांत जो कि राजस्थानी भाषा के अंदर काव्य के रूप में, यानी कि पद्यबद्ध रचना, संतों का पद्य जीवन, वो पर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्ची। मर्ष्य क्या है, मृत्यु गीत है, आ चुका है। प्रकाश क्या होता है, ऐतिहासिक घटना होती है उनके ऊपर प्रकाश डालना, कहते हैं ना, तो वर्णन करना उसका। वात कहानी होती है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही, ये राजस्थान के किस वस्त्र के संबंधित है। जो उदयशाही, खंजरशाही, खंजरशाही आपको याद रखना, ये राजस्थान के अंदर क्या है, क्या प्रसिद्ध है, इनके नाम क्या है, ये पगड़ियां हैं कि कोई वेशभूषा है, कि ओढ़नियां है, कि सिक्कों के प्रकार है, क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में ये, यहाँ हालांकि ये तो सरल ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन तुम्हें थोड़ा और कठिन ऑप्शन देने के लिए कैसा पूछा जाएगा,
ओढ़नी है कि ओढ़नी है, पगड़ी है, सिक्कों के प्रकार हैं, क्या है? तब आप कहोगे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा सा याद रखना, ये आपके पगड़ियां हैं। क्या है? ये पगड़ियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रियासत काल के अंदर जो अनेक प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती थी, याद है आपको? रियासत काल की पगड़ियां, चलो शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक है, रियासत कालीन पगड़ियां। शॉर्ट मेरे आते रहेंगे, चिंता ही मत करो। जिस बच्चे ने रेगुलर शॉर्ट देख ली सिर्फ 1 मिनट के अंदर, और बढ़िया मजा आ जाएगा उसका, तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वो नंबर बढ़ाने वाले शॉर्ट होते हैं। रियासत काल में मारवाड़ की हैं वो आपकी अमीर, शाहजहानी, खंजरशाही, खंजरशाही हो गया, अमीर हो गया, अमीर शाही हो गया, ये मारवाड़ की है, मारवाड़ की होगी। तो लिखवा देता हूं मारवाड़ की कौन कौन सी है। सबसे पहले लिखो। अब अगला जो प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड तुमसे पूछेगा आगे, पटवार और 4th ग्रेड वगैरह और लैब असिस्टेंट, रीट, अगली सीईटी तक ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे सीधा सीधा कि अमीर, खंजर और शाहजहानी। अमीर, अमीर शाही, खंजर शाही, शाहजहानी, ये होगी मारवाड़ की पगड़ियां। अब इसके साथ साथ और पगड़ियां बता देता हूं कि नेक्स्ट आप लिखिएगा मेवाड़ की पगड़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। मेवाड़ में भी कई सारी पगड़ियां प्रसिद्ध है, जैसे अमर शाही हो गया, स्वरूप शाही हो गया, अमर शाही, स्वरूप शाही, उदय शाही। अब ये नाम याद करने पड़ेंगे कि मेवाड़ की हैं। अर्शी शाही, भीम शाही, अर्शी शाही, भीम शाही, ये सब मेवाड़ की है। और मारवाड़ के अंदर ये जो है आपकी विजय शाही मारवाड़ की है, जो नीचे दिया गया है ना ऑप्शन के अंदर, विजय शाही, शिव शाही, उदय शाही, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये तो पगड़ी, ये जो है आपकी क्या है, पगड़ियों के प्रकार है भाई। अगला प्रश्न देखो, कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। चलो, बहुत मेहनत के बाद क्लास लगी है, फटाफट सभी साथी बढ़िया पढ़ते रहो। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए। कालबेलिया, कालबेलिया लोग पुंगी बजाते हैं, सारंगी, रावण हत्था। तो कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताओ दिए गए ऑप्शन के अनुसार। कालबेलिया लोग कहते हैं ना, हालांकि ऐसा कहते हैं कि सर्प पकड़ने वाली जाति है, ऐसा कोई विशेष है नहीं। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो आज भी इनके आजीविका के बहुत नए नए स्रोत हैं। तो ये आपके सपेरों से संबंधित हम कहेंगे इनको, और ये एक सुशील वाद्य यंत्र हो जाता है। और इनके जो गीत, जो नृत्य है ना, कालबेलियों के नृत्य हैं, तो कालबेलियों के नृत्य कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वो हो गए आपके, एक तो बाईपास, बाईपास से कैसे याद करोगे? तो कालबेलियों के जो 4 प्रमुख डांस हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कालबेलिया को अमूर्त विरासत का दर्जा मिला हुआ है। कब मिला था, कौन से साल में मिला था? कमेंट बॉक्स में पूछो, फटाफट बताओ। देखो, बा से बागड़िया, बागड़िया हो गया, फिर आपका इंडोनी हो गया, पणिहारी हो गया, पणिहारी, शंकरिया, और एक हो गया कालबेलिया डांस, कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य की हम बात करें 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल, यूनेस्को की अमूर्त विरासत के अंदर इसको शामिल किया गया। गुलाबो को 2016 में इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। अजमेर की गुलाबो, गुलाबो सपेरा, ठीक है। ओके भाई, आगे बढ़े। अब देखो, ये नया प्रश्न है। फिर कहते हो गुरुजी मैं तो दांत के आभूषण रट लिए 4 थे, लिखे थे वो कौन कौन से? चुप, मेख, रखन और धौंस। चुप रखने के लिए मैंने धौंस जमाई किसी के ऊपर। तो गुरुजी ठीक है, दांत के आभूषण तो मुझे याद हो गए, लेकिन आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन नहीं। देखो, पशु परिचर में ऐसा पूछ लिया, तो आगामी थोड़ा सा कठिन और पूछेंगे या यही वापस पूछेंगे। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी और आएगा। तो एक तो था चुप, रखन, चुप रखने के लिए
मैंने धांस लगाई, मेक और धांस, ये सब के सब किसके आभूषण है? दांत के आभूषण है। ठीक है, तो इसमें दांत के ऊपर सोने की परत जो चढ़ाई जाती है ना, आपने किसी को देखा होगा, पुराने टाइप के जो लोग हैं, दांतों के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आपका रखन कहेंगे। इसका ऑप्शन क्या हुआ, बी या डी? अरे उसे रखन कहेंगे, रखन। और जो कील है वो है चूंप। परत, परत, 3 अक्षर का नाम, परत। अब मुझे पता है तुम घणे ही होशियार हो, मैं आप लेकिन याद करने का तरीका बताता हूं। परत है वो, ये प्रश्न बार बार आ रहा है इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रश्न गलत हो जाए। परत तो सोने की परत, रखन। कील, कील, कील है वो चूंप है ना, सुन कील, कील लगाई जाती है तो वो क्या है? आपकी चूंप है। चूंप ये होगी, लेकिन चौंप कहाँ है? नाक का आभूषण है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। चौंप, चौंप है वो नाक का है, क्योंकि नाक कैसी होती है हमारी? देखो कितनी प्यारी प्यारी नाक है तुम सबकी, देखो तो सही हाथ लगा के, ये तुम्हारी नाक देखो सभी साथी कि गुरुजी ऐसे क्या? अरे ये चौंच है तुम्हारी सबकी। क्या है? चौंच। तो ये चौंप जो आभूषण है वो नाक में पहना जाता है, याद रहेगा, अब आगे से भूलोगे नहीं। यूं तो घनी होशियार हो, मैंने ध्यान है। ठीक है, घनी होशियार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।